6 अगस्त 1945 की सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और हल्की हल्की गर्म हवा चल रही थी। हिरोशिमा शहर के लोग अपनी डेली रूटीन के मुताबिक अपने अपने कामों में मसरूफ थे। छोटे बच्चे भी अपने स्कूल्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से पूरे शहर में एयर रेड सायरन सुनाई देने लगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले शहर की फिजा में 4 अमेरिकन त्यारे इंटर हुए थे, लेकिन बगैर किसी भी किस्म का हमला किए ये त्यारे वापस मुड़ गए। जब मिलिट्री को रियलाइज हुआ कि सब क्लियर है, तब उन्होंने सायरन बजाना भी बंद कर दिए, जिस वजह से जिन लोगों ने मुमकिन हमले से बचने के लिए शेल्टर्स में पनाह ली थी वो भी अब दोबारा अपने अपने कामों पर वापस आ गए। उनका ख्याल था कि खतरा अब टल गया है। 8 बजे को भी 14 मिनट ही गुजरे थे कि एक और बोइंग B-29 त्यारा शहर में इंटर हुआ, लेकिन इस बार कोई भी सायरन नहीं सुनाई देता, क्योंकि जापानीज अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये एक वेदर एयरक्राफ्ट है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को रिपोर्ट करने आया है। इसी दौरान कुछ लोगों को आसमान से कोई चीज़ गिरती हुई दिखाई देती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और अपने अपने कामों में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एटम बम है, जो अगले कुछ ही मिनटों में उनमें से अक्सर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छीनने वाला है। Just one raid on Tokyo alone, more than 100,000 people are burnt to death. Japan intentionally crashes 1,900 planes and suicide dives around Okinawa. In August, we made a test that never was applied to Germany. Americans drop atom bombs on Hiroshima and then Nagasaki. दोस्तों, जापान और अमेरिका की इस जंग का आगाज होता है 7 दिसंबर 1945 की सुबह, जब जापान की मिलिट्री ने 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ यूएस की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर दिया। ये वर्ल्ड वार 2 का जमाना था, लेकिन अमेरिका अपने वर्ल्ड वार 1 के एक्सपीरियंस के बाद अब दोबारा इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जापान के हमले के बाद अब अमेरिका को भी इस जंग में शामिल होना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया था। इस बारे में जानने के लिए पहले हमें उस वक्त के जापानीज माइंड सेट के बारे में जानना होगा। दरअसल 20वीं सेंचुरी की शुरू में जापान में भी यूरोपियन कंट्रीज इटली और जर्मनी की तरह एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म देखने को मिलता था। बस इतना ही नहीं, बल्कि ये भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरह एशिया में एक ग्रेट जापानीज एम्पायर बनाना चाहते थे, लेकिन जापान के पास इतनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी कि वो अपने इस ख्वाब को पूरा कर सके। इसलिए अब जापानीज लीडरशिप ने सोचा क्यों ना वो भी ब्रिटेन और फ्रांस वाला रास्ता अपनाए, यानी दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करके उनकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। इसी माइंडसेट के साथ जापान ने 1931 में नॉर्दर्न चाइना के इलाके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापान अब यहीं पर रुका नहीं, बल्कि उसने अगले कुछ ही अरसे में चाइना के कई और इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। दरअसल जापानीज ने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए 2 नॉर्दर्न और साउदर्न स्ट्रेटजीज बनाई थी। जो नॉर्दर्न स्ट्रेटजी थी उसके मुताबिक इनका नॉर्थ में चाइना, मंगोलिया और सोवियत यूनियन के कुछ इलाकों पर कब्जा करने का प्लान था, और साउदर्न स्ट्रेटजी के मुताबिक इन्होंने साउथ में वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह पर कब्जा करना था। जो नॉर्दर्न स्ट्रेटजी थी उस पर तो 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया था उस वक्त से ही अमल शुरू हो गया था, लेकिन साउथ में एक प्रॉब्लम था, वो ये कि ये जो इंडोनेशिया था उस वक्त डच के कब्जे में था, मलेशिया पर ब्रिटिश का राज था, इसी तरह वियतनाम पर फ्रेंच और फिलीपींस पर अमेरिका का कब्जा था। लेकिन जब यूरोप में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो अब जापान के पास ये सही मौका था कि वो अपनी साउदर्न स्ट्रेटजी की तरफ भी फोकस करे, और जापान ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए 1940s में अपनी फ़ौजें फ्रेंच इंडो चाइना में दाखिल कर दी। फ्रेंच एम्पायर पर हमले से अब जापान भी वर्ल्ड वार 2 का पार्टिसिपेंट बन गया, और साथ ही ये जर्मनी और इटली का इत्तेहादी भी बन गया। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 जो थी ये 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ी जा रही थी, अलाइज और एक्सिस पावर। जो अलाइज से उनकी तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, सोवियत यूनियन और अमेरिका थे, लेकिन अमेरिका उस वक्त तक जंग में शामिल नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जो एक्सिस पावर थी उनमें जर्मनी, इटली और जापान थे। जब अमेरिका ने देखा कि जापान इटली और जर्मनी का इत्तेहादी बन गया है तो उसने जापान को आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इन चीज़ों की जापान को जंग में बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जापान फिर भी पीछे नहीं हटा। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ा एक और प्रॉब्लम था, वो ये कि उस वक्त जापान 90% ऑयल इंपोर्ट करता था और इसमें से 80% सिर्फ अमेरिका से आता था। जब अमेरिका ने देखा कि जापान पाबंदियों के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहा तो उसने जापान को ऑयल एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया।
और कहा इसी शर्त पर जापान को आयल मिल सकता है कि वो चाइना से अपनी फौजें विड्रा करे और जर्मनी और इटली से भी अपना इत्तेहाद तोड़ दे। जाहिर सी बात है जापान ने ये मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आयल जापान के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बगैर वो थोड़े अरसे तक भी वार कंटिन्यू नहीं रख सकता था। इसलिए अब जापान को जल्द ही कोई और रास्ता तलाश करना था जहाँ से वो आयल हासिल कर सके। जापानीज लीडरशिप ने अब सोचा ये जो इंडोनेशिया मलेशिया के इलाके हैं यहाँ पर भी तो आयल के काफ़ी ज़खायर हैं, क्यों ना हम इन पर कब्जा कर लें। इस तरह हमें अमेरिका से आयल के लिए मिन्नतें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था, वो ये कि अगर जापान इन पर हमला करता तो हो सकता था अमेरिका भी इसके जवाब में कुछ ना कुछ तो करता, क्योंकि ये अमेरिका के एलाइज थे। लेकिन अगर कुछ ना भी करता तब भी ये जो फिलीपींस था इस पर तो अमेरिका का ही कब्जा था। इसलिए जब जापान इस पर हमला करता फिर तो साफ जाहिर सी बात थी कि अमेरिका भी इसके जवाब में जापान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाता। इस तरह जापान अमेरिका के खिलाफ ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता था। इसलिए अब जापानीज लीडरशिप ने सोचा क्यों ना वो पहले ही पैसिफिक में मौजूद यूएस की नेवल बेसिस पर हमला कर दें। इस तरह वो हमारे खिलाफ जंग नहीं लड़ सकेगा और वैसे भी वो इतने दूर आकर लड़ने के बजाय नेगोशिएट करके अमन कायम रखेगा। अब 7 दिसंबर 1945 की सुबह इसी प्लान पर अमल करने का वक्त आ गया। जापान की मिलिट्री ने 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ यूएस की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर दिया। जापान के इस हमले में 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 एयरक्राफ्ट्स और 2400 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के फौरन बाद जापान ने थाईलैंड, हांगकांग, ब्रिटिश टेरिटरीज मलाया और अमेरिकन टेरिटरीज गुआम, फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। 1942 के फर्स्ट मंथ में जो बाकी इलाके बचे थे, ब्रिटिश बर्मा, डच ईस्ट इंडीज और सिंगापुर वगैरह, इन पर भी कब्जा कर लिया। अब जापानीज के पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। उनके पास एक बड़ी एम्पायर थी और आखिरकार नेचुरल रिसोर्सेज भी थी जिन्हें वो काफी अरसे से हासिल करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम था, वो ये कि जैसा कि जापानीज ने सोचा था कि अमेरिका हमारे खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा बल्कि वो नेगोशिएट करके अमन कायम रखेगा, इसके बिल्कुल बरक्स हुआ ये कि अमेरिका ने पर्ल हार्बर अटैक के अगले ही दिन जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी और यूं अमेरिका भी वर्ल्ड वार 2 का पार्टिसिपेंट बन गया। That since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। इसके जवाब में इटली और जर्मनी भी अमेरिका के खिलाफ जंग में कूद पड़े। 1945 में जब हिटलर ने सुसाइड की तो इसके साथ ही यूरोप में वार एंड हो गई, लेकिन पैसिफिक में अब भी जंग जारी थी। अमेरिका और जापान दोनों के इस वार में बहुत से लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इनमें से कोई भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान जो बुशिडो कॉन्सेप्ट था, इसने जापानीज का माइंड सेट बनाने में अहम किरदार अदा किया। जापानीज का ख्याल था कि एक सही समुराई वही होता है जो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और कंट्री और एम्परर की खातिर जान देने को एजाज की बात समझे। दोस्तों, जापानीज कल्चर में एम्परर को कंट्री की यूनिटी और आइडेंटिटी के सिंबल के तौर पर देखा जाता था और उस वक्त जो जापान का एम्परर था हिरोहितो, जापानीज उसे खुदा की खास देन समझते थे। जो एक बार एम्परर ने कह दिया, हर कोई उस पर अंधाधुंध यकीन करता। इस पर सवाल उठाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग वार एफर्ट्स को एम्परर के साथ वफादारी जाहिर करने के तौर पर देखते और मिलिट्री लीडरशिप एम्परर के नाम को सोल्जर्स में मर मिटने का जज्बा पैदा करने के लिए यूज करती। जब अमेरिकन ने देखा कि जापान किसी कीमत पर भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उन्होंने जापान का फुल स्केल इन्वेजन करने का फैसला किया और इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन डाउनफॉल। इस ऑपरेशन का मकसद जापान के होम आइलैंड्स पर कब्जा करके उसे अनकंडीशनल सरेंडर के लिए फोर्स करना था। इस ऑपरेशन के तहत जापान और अमेरिका के दरमियान जो एक लास्ट बड़ी बैटल लड़ी गई वो थी बैटल ऑफ ओकिनावा। ये बैटल 1 अप्रैल 1945 से लेकर 22 जून तक जापान के साउथ में ओकिनावा आइलैंड पर लड़ी गई। अमेरिका को यहाँ पर भी जापानीज फाइट टिल डेथ एटीट्यूड का सामना करना पड़ा। कोई भी जापानीज सोल्जर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था। इस बैटल में अमेरिकन को जापानीज एयर फोर्स की तरफ से कामिकाजे अटैक्स का भी सामना करना पड़ा। कामिकाजे
एक जापानीज पायलट्स का ग्रुप था जिन्हें दुश्मन पर सुसाइडल अटैक करने के लिए तैयार किया गया था। ये अपना एयरक्राफ्ट ले जाकर दुश्मन की वारशिप पर क्रैश करवाते और उसमें खुद भी जान से हाथ धो बैठते। बस इतना ही नहीं बल्कि बैटल ऑफ ओकिनावा में जापानीज ने 14 से 17 साल के स्कूल स्टूडेंट्स को भी शामिल किया। बैटल ऑफ ओकिनावा को पैसिफिक की सबसे ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है। ये बैटल अमेरिका जीत तो गया लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी, क्योंकि इस बैटल में 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और 50,000 से ज्यादा इंजर हुए। दूसरी तरफ अगर जापानीज की बात की जाए तो उनके इससे भी ज्यादा 1,10,000 सोल्जर मारे गए और साथ ही 1 लाख से ज्यादा ओकिनावन्स भी मारे गए, यानी वो लोग जो ओकिनावा आइलैंड पर रहते थे। इस बैटल में जो कुछ हुआ ये देखकर अमेरिकन के होश ही उड़ गए। उन्होंने सोचा अगर इस छोटे से आइलैंड पर हमारे इतने सोल्जर मारे गए हैं, हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा है, तो अगर हम इनके होम आइलैंड पर कब्जा करें तो हमें इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। इस बारे में तो सोचना ही खौफनाक है। इसलिए अब हमें कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा जिससे हम जापान को सरेंडर करवा सकें। इसी दौरान 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की भी डेथ हो गई। अब उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने। अब पैसिफिक वार की सारी जिम्मेदारी ट्रूमैन पर थी। ट्रूमैन को जल्द ही कोई फैसला करना था जिससे ये जंग खत्म हो सके। ट्रूमैन के सामने जापान को सरेंडर करवाने के लिए कई तरह की ऑप्शन रखे गए, जैसा कि जापानीज सिटीज पर बॉम्बिंग को कंटिन्यू रखा जाए। दोस्तों, अमेरिका की इस एयर बॉम्बिंग में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे। अगर खाली टोक्यो शहर की बात की जाए तो इसमें इस एयर बॉम्बिंग से 1 लाख के करीब लोग मारे गए। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि जापानीज एम्परर हिरोहितो के साथ नेगोशिएट किया जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि एम्परर हिरोहितो किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी दौरान ट्रूमैन को एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया का पहला एटम बम बनाना था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में इस फर्स्ट एटम बम का टेस्ट किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। Now I am become death, the destroyer of worlds. इस टेस्ट के बाद अब ट्रूमैन के पास जापान को सरेंडर करवाने के लिए एक और ऑप्शन भी आ गया और ट्रूमैन ने इसी ऑप्शन को चूज करने का फैसला किया, यानी अब जापान पर एटम बम गिराया जाना था। बम गिराने से पहले 26 जुलाई 1945 को चाइना के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट टाइम डिक्लेरेशन इशू की। इसमें उन्होंने जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करने का कहा और साथ में ये वार्निंग भी दी कि अगर जापान ने ऐसा ना किया तो उसे प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, यानी फौरी और मुकम्मल तबाही। जापानीज ये नहीं जानते थे कि इस मुकम्मल तबाही से अमेरिका का मतलब क्या है, क्योंकि जापानीज के ख्यालों में भी नहीं था कि एटम बम जैसी भी कोई चीज होती है। 29 जुलाई 1945 को जापानीज ने इस पोस्ट टाइम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया और अपनी फाइट टिल डेथ स्ट्रेटेजी को जारी रखने का इरादा किया, यानी अब जापान पर एटम बम गिराया जाना था। बम गिराने से पहले ट्रूमैन ने एक कमेटी बनाई जिसका मकसद बम गिराने के लिए कोई ऐसा टारगेट देखना था जिसकी जापानीज मिलिट्री के लिए हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू हो और उस पर पहले बॉम्बिंग ना की गई हो, ताकि इस पहले एटम बम से जो तबाही फैले इसका सही पता चल सके। 31 जुलाई 1945 को ट्रूमैन ने ऑथराइज कर दिया कि 3 अगस्त के बाद किसी भी वक्त जापान के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिरकार 6 अगस्त 1945 की सुबह बोइंग B-29 तैयारी ने जापान की तरफ उड़ान भरी। इस तैयारी के अंदर दुनिया का फर्स्ट एटम बम था, लिटिल बॉय। ये बम 8:14 पर जापान की सिटी हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। सबसे पहले इस बम के धमाके से एक ब्लाइंडिंग फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हुई। इसकी चमक इतनी तेज थी कि जो लोग इस धमाके की डायरेक्शन में देख रहे थे वो फौरी तौर पर अंधे हो गए। इसके साथ ही धमाके से जो आवाज पैदा हुई इतनी तेज थी कि इससे कुछ लोगों के कान हमेशा के लिए बहरे हो गए। साथ ही जो टेम्परेचर था वो बढ़कर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे कुछ लोग इंस्टेंटली तौर पर वेपोराइज हो गए। इसके बाद धमाके से एक मैसिव शॉक वेव प्रोड्यूस हुई, जिससे इतनी तेज हवाएं चली कि इर्द गिर्द का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, पुल, जो चीज भी इसके रास्ते में आई वो तबाह हो गई। जो लोग इससे बच भी गए वो न्यूक्लियर रेडिएशन के हाई एक्सपोजर की वजह से मारे गए। इस धमाके से फौरी तौर पर 80,000 के करीब लोग मारे गए।
साल के आखिर तक इन मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गई। कुछ ही मिनट पहले जहां नीला आसमान था, धूप लग रही थी, अब वहां हर तरफ काले धुएं और मलबे के ढेर थे। पूरा शहर एक खंडर सा मंजर पेश कर रहा था। जो लोग इस धमाके में बच गए उनकी बॉडी बुरी तरह झुलसी हुई थी। उनको फर्स्ट एड देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि शहर के 90% डॉक्टर और दूसरे हेल्थ वर्कर मारे जा चुके थे। यही हाल दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी था। कोई नहीं था जो इन लोगों को बचा सके, इनकी मदद कर सके। जापान की लीडरशिप को पता चल गया था कि प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन से अमेरिका का क्या मतलब था। अब उनमें इस बात की डिबेट होने लगी कि उन्हें सरेंडर करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जब जापानीज अवाम में इस नए बम से होने वाली तबाही की खबरें फैली तो उनमें भी एंटी वार सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे। वो चाहने लगे कि किसी तरह अब ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन जापानीज लीडरशिप ने अब भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनका ख्याल था कि अगर वो सरेंडर करने के बजाय जंग जारी रखें तो इस तरह वो सरेंडर करने के लिए और बेटर टर्म्स रखवा सकेंगे। इस दौरान अमेरिका ने जापानीज से सरेंडर करवाने के लिए एक साइकोलॉजिकल एफर्ट भी की। उन्होंने प्लेन के जरिए जापान की मुख्तलिफ सिटीज पर लीफलेट्स फेंके। इन लीफलेट्स पर इस नए बम से होने वाली तबाही और अगर जापान ने सरेंडर ना किया तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में वार्निंग्स थी। जब अमेरिका ने देखा कि जापान अब भी सरेंडर नहीं कर रहा तो उसने 9 अगस्त 1945 की सुबह के करीब 11 बजे जापान की एक और सिटी नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया। नागासाकी पर गिराए जाने वाले इस बम का नाम था फैट मैन। इस बम के धमाके से फौरी तौर पर 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये बम हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, लेकिन इससे लो कैजुअल्टीज देखने को मिली। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये कि ये बम शहर के सेंटर से 2 मील के फासले पर फेंका गया। इसके अलावा शहर के इर्द गिर्द जो पहाड़ियां थी उनकी वजह से भी धमाके का इफेक्ट कम देखने को मिला। अब जापानीज सुप्रीम काउंसिल एक बार फिर ये डिस्कस करने के लिए बैठी कि उन्हें सरेंडर करना चाहिए या नहीं। कुछ जापानीज लीडर अब भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ख्याल था सरेंडर करने के बजाय एक लास्ट बैटल की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें जापान को बचाने के लिए हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़े। दूसरी तरफ कुछ ने कहा जापान को अब सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उस वक्त तक बम बरसाता रहेगा जब तक वो हमें पूरी तरह तबाह नहीं कर देता। जब फैसला करने का वक्त आया तो 3 मेंबर सरेंडर करने के हक में थे और 3 ने इससे इनकार कर दिया। अब जापानीज एम्परर से इस बारे में पूछा गया कि उन्हें सरेंडर करना चाहिए या नहीं। आखिरकार अब एम्परर ने भी कहा कि जापान को अब सरेंडर कर देना चाहिए। 15 अगस्त 1945 के दिन एम्परर ने सरेंडर का अनाउंस कर दिया। इससे कुछ ही दिनों बाद 2 सितंबर 1945 की सुबह 9 बजे जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान के सरेंडर करने के साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो गई। वार खत्म होने के बाद जापान 1945 से लेकर 1952 तक अलाइज के कब्जे में रहा। जापान में अब डेमोक्रेसी लाई गई और एम्परर को भी रहने दिया, लेकिन ये सिर्फ नाम का एम्परर था, क्योंकि इससे सारे इख्तियारात ले लिए गए थे। दोस्तों, अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या अमेरिका की तरफ से जापान पर बम गिराने का फैसला सही था या इसके अलावा जंग खत्म करने का कोई और रास्ता भी था। दोस्तों, जहाँ तक सरेंडर करने की बात है, इसके पीछे सिर्फ एटम बम गिरना यही एक वजह नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया, इससे कुछ ही देर पहले सोवियत यूनियन ने भी जापान पर हमला कर दिया था। इसलिए अगर अमेरिका कुछ देर इंतजार करता तो जापान सरेंडर कर सकता था, क्योंकि जापान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो एक वक्त में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों का मुकाबला करे। इसके अलावा अगर अमेरिका जापान से अनकंडीशनल सरेंडर करवाने के बजाय उससे नेगोशिएट करता और उसे इस बात का यकीन दिलाता कि जापानीज एम्परर हिरोहितो की पोजीशन बरकरार रहेगी, तो तब भी जापान सरेंडर कर सकता था। एटम बम गिराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अमेरिका तो सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर करवाना चाहता था। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका का जापान पर एटम बम गिराने का मकसद उसे सरेंडर करवाने से ज्यादा अमेरिकन सुप्रीमेसी को दुनिया पर साबित करना था। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए तो इसका कहना है कि इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, ऑपरेशन डाउनफॉल या एटम बम। अगर वो पहला ऑप्शन चूज करता तो उसे जापान को इन्वेड करते करते कई साल लग जाते और इसके कई लाख सोल्जर्स भी मारे जाते। इसलिए अब दूसरा ऑप्शन ही बचता था, यानी एटम बम का यूज। लेकिन अगर अमेरिका को एटम बम यूज ही करना था तो ऐसी जगह पर क्यों नहीं किया जहाँ पर ज्यादातर मिलिट्री थी, ना कि आम लोग। दोस्तों,
आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह सोवियत यूनियन में होने वाले चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसमें हिरोशिमा से भी कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज हुई थी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।